कन्नौज से अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया नामांकन। कलेक्ट्रेट में दाखिल किया नामांकन। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया बड़ा फैसला। 26 अप्रैल के बाद नाम का होगा ऐलान। यूपी में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, बरेली व शाहजहांपुर में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश के गढ़ इटावा में आज गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। जसवंत नगर में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भरेंगे हुंकार। 3 चरण के लिए बीजेपी का प्रचंड प्रचार। कानपुर देहात में राजनाथ सिंह, उन्नाव में ब्रजेश पाठक, कन्नौज में केशव मौर्य भरेंगे हुंकार। नामांकन सभा में होंगे शामिल। कल यूपी में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। बाहर निकाल लिया गया है लोगों को। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर जुटी हुई हैं। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने के चलते यहां पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और आग पर काबू पाने के प्रयास में एक फायर कर्मी भी घायल हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और एक की रेस्क्यू के दौरान हालत तो बिगड़ी है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित विभूतिखंड मार्केट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आम खबर आपको बता दें, जहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला है। तो पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर ही मौजूद हैं और बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम न होने के चलते दिक्कतें भी सामने आई हैं। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक की रेस्क्यू के दौरान हालत बिगड़ने की बात सामने आई। विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित विभूतिखंड मार्केट का यह पूरा मामला है। बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बिल्डिंग में लगी भीषण आग। तो लखनऊ से खबर, जहां बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मचा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला है। तो पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भरत सेठी हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, जिसके चलते आग बुझाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक कर्मी घायल हो गया है। उसकी सेहत को लेकर क्या अपडेट है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि गर्मी आते ही आग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है और लगातार जो फायर की टीम्स है वो एक्टिव मोड पर रहती है। लेकिन जो ये घटना है लखनऊ के कमर्शियल एरिया विभूतिखंड में है, जहाँ पर ऑफिस में एक फ्लोर था, 4 फ्लोर था, माला था, जहाँ पर आग लगी। हैवेल्स का शोरूम था नीचे, जहाँ से आग ने शुरुआत की और लगते जितने आग ने विकराल रूप ले लिया। ऑफिस टाइम था, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे ऑफिस के अंदर और बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस कर्मियों की और फायर कर्मियों की इन लोगों को बाहर निकालने की। लगभग 4 से 5 घंटे के ऊपर हो गया है समय। अभी भी आग को पूरी तरीके से बुझाया नहीं गया है, नहीं पाए हैं अभी। और लेकिन जो लोग अंदर से उनको बाहर सबको निकाल दिया गया है। इसी बीच में जब इसमें लक्ष्मी नारायण यादव थे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, उनको घायल हुए हैं, वो चपेट में आए थे आग की। फिलहाल उनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, लगातार जो तमाम दावे करती है जो फायर ब्रिगेड की टीम्स की एनओसी है और तमाम कमर्शियल एरिया में जाके इससे पहले भी घटनाएं हुई, लेकिन इस बिल्डिंग में भी किसी प्रकार की फायर इक्विपमेंट्स नहीं थे। आग को बुझाने के कोई भी इंतजाम नहीं थे। लगभग 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है। आग अभी भी धुआं है वो निकल रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि 4 मंजिल की बिल्डिंग भी है जहाँ पर ये आग ने विकराल रूप लिया। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अभी हालत समान है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आग अभी पूरी तरीके से नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी के लिए। तो बिल्डिंग में फायर सिस्टम नहीं होने की बात सामने आई है। और इसी बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से
मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी, आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज की जनता उससे बड़ा आशीर्वाद देकर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करेगी। ये चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। ये कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यार ये कौन है? यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वह समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज जिले में नहीं, इटावा जिले में या औरैया जिले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा, इसी कन्नौज में मुझे याद है
हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में, एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसमें केवल एक बार हवाई जहाज उतरा हो और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। इसी कन्नौज के बगल में गंगा के उस पार जो रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नजारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुकोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पे उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। ये गंगा पे पुल 8 लेन है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय ये पुल बन रहा था बहुत सारी और संस्थाओं के अधिकारी आकर के देखते थे कि आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है। अक्सर बारिश में काम रुक जाता था। 8 लेन गंगा का पुल, आप जहां से माँ गंगा शुरू हुई है और जहां तक माँ गंगा है आखिरी जगह तक, अगर कहीं 8 लेन का पुल बनाओ, सबसे पहले समाजवादियों ने 8 लेन पुल बना करके इसी कन्नौज को जोड़ने का काम किया था। मंडी, जो मंडी बनी थी आधी अधूरी वैसी है। किसानों के लिए किसान बाजार, घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के जमाने के हिसाब से चीजें समझें, मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में 16 प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की जरूरत पड़े तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिले, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा बदली है, ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। भाजपा सांसद पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है,
ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहाँ आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहाँ के लोग 21 दिन वहाँ पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला छीन ली। क्या देश को कमजोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं और वही लोग जो जीएसटी देने वाले थे उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला। भैया बहुत पहले अगर आते तो हालात सरकार को करनी पड़ेगी। थोड़ा और पहले अगर आप अपने कार्यकाल क्या चीज, अगर और पहले ये क्लियर हो जाता कि अखिलेश भैया कन्नौज के तो हालात दूसरे होते। अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, कन्नौज तो इसलिए प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई नहीं उतरा, यहाँ का विकास रोक दिया। समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? हाँ? पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। हाँ, ठीक बात। ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। हम लोग सत्ता में रहे हों न रहे हों, आपने देखा होगा कन्नौज से दूर हम लोग कभी नहीं गए। कन्नौज के लोगों से और कन्नौज क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे और कन्नौज से अगर लगाव न होता तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क यहीं बनाते हैं? कन्नौज में कई रूठे लोगों को मना लिया गया है आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने रूठे हैं सब आ जाएं, सब बन जाएं। नहीं भैया, अभी और आपसे अपील कह रहा हूँ, हमारे नवाब सिंह यादव जी, तू उनकी वो गुलामी मत कर। लो वो भी तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा भाई पत्रकार साथी, जो साथी नाराज हैं सब आ जाएं, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। बताइए अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? नहीं सर, इसलिए नहीं करते कि उनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं करते। अभी प्रेस नहीं की किसी ने। भैया पाकिस्तान
तो नामांकन भरने के बाद आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं, उनकी ओर से कई सारे वादे भी किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मेन होल में गिरकर बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ में आपको बता दें कि घटना का खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस प्रकार के कितने हादसे पहले हो चुके हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है। और शहर में ऐसे कितने मेन होल खुले हैं, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है। नगर आयुक्त LDAVC को नोटिस जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। अफसरों की ओर से क्या कोई लापरवाही की गई है, हाईकोर्ट ने सारी बातें कही है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी पूछा कि आखिर शहर में ऐसे कितने मेन होल खुले हैं। अब पूरे मामले में आपको बता दें कि अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। नगर आयुक्त LDAVC को नोटिस भी दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और नगर आयुक्त LDAVC को नोटिस जारी करने के आदेश दिए जाने की बात भी सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अफसरों की ओर से क्या कोई लापरवाही की गई, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पूछा। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर BSP अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, विरासत टैक्स सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मायावती की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और आपको बता दें, सोच में गरीबों की भलाई नहीं, ये सारी बड़ी बातें भी इस ट्वीट में BSP सुप्रीमो करती हुई नजर आई हैं। विरासत टैक्स सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, इसे राजनीति से प्रेरित बताया है BSP सुप्रीमो मायावती ने। और एक के बाद एक कड़ी में कई ट्वीट उनकी ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर किए गए। BSP अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विरासत टैक्स की सोच व उसकी पैरवी, गरीबों की भलाई का काम व राजनीति से प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। ये अहम बातें कहते हुए नजर आई हैं BSP सुप्रीमो मायावती। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर देश में कल दूसरे चरण का मतदान होगा। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर कल होगा मतदान। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कल वोटिंग की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होगा। तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। MP, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर वोटिंग होगी। और इसके साथ ही दूसरे चरण में राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कहां पर हो रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, जहां पर 13 राज्यों में वोटिंग है। असम में 5 सीटों पर, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव, कलियाबोर, इन सभी जगहों पर असम में वोटिंग कल होगी। 13 राज्यों में 88 सीटों पर कल मतदान। दूसरा चरण बिहार की बात कर ले तो 4 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, इन 4 अहम सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में महज 3 सीटें हैं, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल दूसरे चरण के तहत मतदान। कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो कर्नाटक में कल 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दूसरा फेज है, 88 सीटों पर कुल मतदान है। कर्नाटक की बात कर लें तो कुल 14 सीटें हैं, जहां पर कल यानी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। केरल में 20 सीटों पर वोटिंग की बात सामने आई है। वायनाड में भी कल ही वोटिंग हो रही है। मलप्पुरम, पुनानी, पलक्कड़, इन सभी जगहों पर कल वोटिंग होगी। केरल में 20 सीटें हैं कुल, जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 6 सीटें हैं, टीकमगढ़, दमोह और इसके साथ ही कई अहम सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और मणिपुर की बात करें तो महज 1 सीट आउटर मणिपुर में वोटिंग होगी। राजस्थान में 13 सीटें हैं, टोंक, सवाई माधोपुर में भी, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन सभी जगहों पर वोट डाले जाएंगे। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालवाड़ में भी वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा पूर्व में भी वोटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश में 8 सीटें, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो दूसरे चरण का मतदान कल होगा और कुल 88 सीटों पर, 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा। अब इसके साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी दिखाते हैं कि इस दूसरे चरण में कौन से दिग्गजों की साख चुनावी मैदान में दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी वायनाड सीट से हैं, तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं अगर बात करें हेमा मालिनी मथुरा सीट से हैं, जोधपुर सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। मेरठ में अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कोटा से खुद ओम बिरला प्रत्याशी हैं। धारवाड़ की बात करें तो यहां पर भी चुनावी दिग्गज जो है वो अपनी साख दांव पर लगा चुके हैं। और पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस बार ये वीआईपी चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तो दूसरे चरण के ये वीआईपी चेहरे हैं।
भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में और मथुरा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उतारा है गजेंद्र सिंह शेखावत राजपुरा सीट से हैं। तो दूसरे चरण के ये दिग्गज जिनके साख इस बार चुनावी मैदान में है, कल जब वोटिंग की शुरुआत होगी तब देखना होगा कि किस तरीके से जनता का समर्थन इनको मिलता है। दूसरे चरण के वीआईपी चेहरे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। तो दूसरे चरण के ये बड़े चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब सीधा आपको आगरा लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे दिखाते हैं। गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। देश की इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आगरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर अब आप सभी आगरा वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आगरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।